Hi everyone, it's me अंजलि वर्मा and welcome back to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10th के सारे ही चैप्टर्स के PYQs को डिस्कस। तो आप लोगों को पता है कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये जो क्वेश्चंस हमने ले रखे हैं ये उन्हीं PYQs से ले रखे हैं, क्योंकि वहां पर से ही हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने सैंपल पेपर्स या फिर जो आपके प्रीवियस ईयर में एडिशनल प्रैक्टिस पेपर्स आए हैं वहां से भी लिए हैं, क्योंकि वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़े से डिफरेंट लेवल वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चारों चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन व्हिच इज एन एमसीक्यू। तो क्वेश्चन है, you have a shiny metal M and decide to test its reactivity with hot water and dilute hydrochloric acid। ठीक है, एक मेटल M है, इसकी रिएक्टिविटी मैं चेक कर रही हूं, ठीक है, हॉट वाटर के साथ और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, ये जो मेटल M है ये रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है दोनों ही केसेस में। अब यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो पहला है इट कैन बी कॉपर बिकॉज इट लाइज अबव हाइड्रोजन। ये तो गलत है ना, रिएक्टिविटी सीरीज हम लोगों ने पढ़ी है, तो कॉपर पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है और हाइड्रोजन के नीचे जो भी आते हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। फिर लिखा है ये गोल्ड हो सकता है क्योंकि वो हाइड्रोजन के नीचे है। अब ये स्टेटमेंट तो इन्होंने सही लिखा है कि गोल्ड हाइड्रोजन के नीचे आता है, पर ये जो मेटल M है ना ये गोल्ड नहीं हो सकता ना, क्योंकि गोल्ड तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो ये भी गलत हो गया। फिर यहां लिखा है इट कैन नॉट बी गोल्ड बिकॉज इट लाइज अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। भाई ये इन्होंने यहां पे तो सही लिख दिया कि गोल्ड नहीं हो सकता, पर इन्होंने ये लिख दिया कि इट लाइज अबव हाइड्रोजन, तो ये गलत हो गया है ना। तो विच मीन्स ऑब्वियसली लास्ट वाला ही सही होगा। अब लास्ट वाला सही क्यों है देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि कॉपर नहीं हो सकता, बिल्कुल ये कॉपर नहीं हो सकता, सही चीज है, क्योंकि वो हाइड्रोजन के नीचे लाई करता है एंड हेंस वो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो सही आंसर होगा इसका डी। ठीक है, अब हमारे पास एक कंपाउंड है ए जिसका हम यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे इवॉल्व होती है और कंपाउंड बी यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, ए और बी को आइडेंटिफाई करना है, तो सीमेंट में यूज कर रहे हैं ना, ए क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। हमें पता है जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन होती है पानी के साथ तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, विच मींस ये रिएक्शन होगी। प्लस यहाँ पे हमें पता है बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, तो अगर मेरे पास ये ए है तो ये क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो रिएक्शन हमने लिख दी, आइडेंटिफाई हमने कर लिया। ठीक है, we have to list this reaction into two types of reaction। ठीक है, तो आपको पता है हीट अगर यहाँ पे रिलीज हो रही है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी ऑब्वियसली, है ना। इसके अलावा यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि ये कंबाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन विद रीजन द कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड व्हेन। ये कुछ चीजें हो रही हैं, अब इसमें क्या कलर चेंज हो रहा है हमें ये बताना है। तो सिल्वर क्लोराइड को हमने सनलाइट में एक्सपोज कर दिया, तो बताओ क्या होगा। तो हमें पता है यहाँ पे फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन हो जाता है, ये सिल्वर और क्लोरीन में डीकम्पोज हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। हमसे तो कलर चेंज पूछा गया है ना, तो इसका कलर क्या होता है, व्हाइट। अगर AgBr का पूछा जाता तो वो येलो होता है। जब ये डीकम्पोज होता है सिल्वर में तो इसकी ग्रेश अपीयरेंस आ जाती है, तो ये ग्रे कलर का होता है। तो कलर चेंज क्या हुआ, फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे। ठीक है, फिर क्या है, कॉपर पाउडर को हम हीट कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें पता है यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है। अब कॉपर का कलर क्या होता है, तो हमें पता है रेडिश ब्राउन होता है। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, तो ये होता है हमारा ब्लैक कलर का। ठीक है,
फिर हम जिंक को डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो क्या होगा, तो हमें पता है यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर हो जाएगा डिस्प्लेस। इसका कलर क्या होता है, ब्लू। इसका कलर क्या हो जाएगा, तो ये होता है कलर लेस, इसका कोई भी कलर नहीं होता, तो ये कलर चेंज होगा। इसका जो सोल्यूशन था पहले ब्लू कलर का था, अब जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, तो अब जो मुझे सोल्यूशन का कलर दिखेगा वो कुछ भी नहीं दिखेगा, बिकॉज कलर लेस सोल्यूशन यहाँ पे बन गया है। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लेड नाइट्रेट को हम ऐड कर रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब में, जिसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड रखा हुआ है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट क्या होगा, PbNO3 होल ट्वाइस, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 आयंस हैं, यहाँ पे भी 2 आयंस हैं, तो हमें पता है यहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ये इसके साथ चले जाएगा, ये इसके साथ, है ना, तो यहाँ पे लेड आयोडाइड बन जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, NO3 2 है, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, आयोडीन 2 है और पोटेशियम भी 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो रिएक्शन हो गई हमारे पास बैलेंस। ठीक है, तो हमने बैलेंस रिएक्शन लिख ली है। हमें बताना है नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। अब हमें पता है ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट भी बन सकता है, तो इसको हम एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे लेड आयोडाइड का येलो कलर का पीपीटी बनता है। ठीक है, तो हमें नाम भी बताना था ना, तो नाम क्या है इसका, लेड आयोडाइड, कलर क्या है इसका, येलो है। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड यू ऑल्सो हैव टू जस्टिफाई योर आंसर। तो अभी मैंने कहा दैट दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट का जस्टिफिकेशन क्या होता है कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस अगर कर रहा है ना, अदला बदली हो गई, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ। अगर कोई बच्चा कहे कि ये तो भैया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, तो वो भी बिल्कुल सही चीज है, दिस इज ऑल्सो अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है एक पीपीटी की, यानी कि एक प्रेसिपिटेट की, और प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, जो कि कंटेनर में जिसमें भी रिएक्शन हो रही है, बीकर में, उसके नीचे आके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, चल नेक्स्ट, हमने फेरस सल्फेट लिया है एंड इसको हमने ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में हीट कर दिया है। हमें 2 ऑब्जर्वेशंस बताने हैं। सबसे पहली बात, जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो इस फॉर्म में होते हैं, हमें पता है, यानी कि यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसको नॉर्मली हीट करते हैं तो इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है ना। इसको नॉर्मली हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये यहाँ पर से रिमूव हो जाएंगे, तो इसका कलर व्हाइट में चेंज होता है। बट ये रिएक्शन उतनी एविडेंट नहीं होती है, क्योंकि हम ज्यादा हीट सप्लाई करते हैं। ज्यादा हीट सप्लाई होने की वजह से क्या होता है, ये रिएक्शन तो हुई, इसके साथ साथ ये डायरेक्टली किसमें डिकम्पोज हो गया, आपको पता है Fe2O3 में, SO2 में एंड SO3 में। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है। तो 2 ऑब्जर्वेशंस पूछे गए हैं ना। पहला ऑब्जर्वेशन होगा कलर चेंज, कि ग्रीन से ये कलर किस में चेंज हो रहा है, रेडिश ब्राउन में। ठीक है, तो पहला तो कलर चेंज हो गया। दूसरा, आपको ये 2 गैसेस दिख रही हैं, तो यहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वेशन होगा इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, जिसमें SO2 जो गैस होती है वो हमारी पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। ठीक है, पंजेंट स्मेल इसकी होती है। ठीक है जी, चलो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें बताना है। तो हमें पता है कि ये एक डबल नहीं, ये एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल जो मेरा रिएक्टेंट है वो डीकम्पोज हो रहा है, 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है तो हमने लिख दिया है। प्रोडक्ट्स के नाम क्या है, तो ये क्या है हमारा, दिस इज फेरिक ऑक्साइड, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है ना, तो ये हो जाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, तो बहुत आसान है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का गेन होना चाहिए, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सिंपल।
यहाँ पे देखो ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का गेन, विच मींस यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो ये रिडक्शन है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मेरा, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन में देखो हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। चलो रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करो इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिड ऑक्स, यानी कि जहां पे रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन का गेन होता है। रिडक्शन क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन का लॉस होता है। सो रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, यानी कि किसी एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन का गेन होगा और दूसरे में ऑक्सीजन का लॉस होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक असर्शन एंड रीजन है। तो रस्टिंग जो होती है आयरन की वो एंडोथर्मिक है, गलत। रस्टिंग जो होती है ना वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और ये आपके सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। रस्टिंग ऑफ आयरन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, यानी कि यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो आप कहोगे आयरन में तो जंग लगता ही है, बट हमने तो जब टच करा है तो हमें हीट फील नहीं हुई है, क्योंकि ये ना बहुत स्लो प्रोसेस होता है और हीट जो इवॉल्व होती है वो उतनी एविडेंट होती नहीं है। बट स्टिल ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि हीट रिलीज होती ही होती है, तो असर्शन यहाँ पे गलत है। रीजन क्या है, एज द रिएक्शन स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट, बिल्कुल सही, यही तो मैंने आपको अभी बताया। तो असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है, तो डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलो सेकेंड चैप्टर पे आ जाते हैं, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रेश मिल्क का पीएच होता है 6, अगर मुझे इसकी कर्डलिंग को डिले करना है तो मैं कुछ सब्सटेंस डालती हूँ, वो क्या है। देखो फ्रेश मिल्क का पीएच 6 है, इसकी कर्डलिंग मतलब ये जो मिल्क है कर्ड में चेंज होगा। कर्ड में क्या होता है, एक एसिड होता है जिसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि मैं इस मिल्क को कर्ड में चेंज कर रही हूं, यानी कि एसिड यहाँ पे डेवलप होगा, और एसिड के लिए पीएच होता है कम, तो मैं कोई ऐसी चीज डालूंगी जिसका पीएच क्या हो, ज्यादा हो, है ना। पीएच ज्यादा होगा तभी तो एसिड में वो उतना इजीली चेंज नहीं हो पाएगा। तो यानी कि मुझे कोई ना कोई बेस डालना पड़ेगा, है ना, लॉजिक तो यही है। अब इन चारों में से कौन सा बेस में डालूंगी, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट। क्या हमने नहीं पढ़ा कि ये क्या होता है, वॉशिंग सोडा। वॉश करने के लिए मैं जिस चीज का यूज कर रही हूं, क्या मैं उसको खाने में डाल दूंगी, नहीं, तो ये क्या होगा, गलत। बेकिंग पाउडर, चलो इसको डिस्कस करेंगे अभी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, तो ये तो भैया एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या इसको मैं खाने में डाल सकती हूँ, नहीं। हम सिर्फ एडिबल बेसिस या एडिबल एसिड को ही डाल सकते हैं खाने की चीजों में, है ना, हमें मरना नहीं है। अब दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक है बेकिंग पाउडर, दूसरा है बेकिंग सोडा। अब आप कहोगे तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, हम इन दोनों का ही फॉर्मूला NaHCO3 ही तो लिखते हैं, तो दोनों में से किसको डालेंगे, तो हम इसको नहीं डालते हैं, इसको डालते हैं। क्यों, क्योंकि बेकिंग पाउडर में हमको पता है कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ एक माइल्ड एडिबल एसिड भी तो लेते हैं ना, कौन सा, टार्टरिक एसिड लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा ना। मुझे तो एक बेस ही डालना है, कैसा बेस, एडिबल, जो कि खाने लायक हो, तो मैं किसको डालूंगी, डी को डालूंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक कंपाउंड है X जिसको हम जिप्सम से प्रिपेयर करते हैं, तो आप समझ गए होंगे ये क्या होगा, ये होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP होगा ये, ठीक है। इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। इवन अगर छोटा सा इसको मॉइस्चर भी मिल गया ना, तभी भी ये हार्डन हो जाता है, ये POP की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है X को और इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, ठीक है। हेमी क्यों, क्योंकि यहाँ पे आधा पानी का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, X है, हमारा X नहीं है, मतलब यहाँ का X है, ठीक है। और हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना था, हमने लिख दिया है, ठीक है। सेकंड है स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कॉम्पोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। अभी हमने डिस्कस करा जस्ट, बेकिंग सोडा में सिर्फ हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट ही है ना, बट जब मैं पाउडर की बात कर ले रही हूं तो यहाँ पे हमने माइल्ड एडिबल एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड भी डाला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन।
ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को हीट करेंगे। देखो ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स क्या होते हैं, जिनमें हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होंगे। तो अब होगा क्या, इसको जैसे ही हम हीट करेंगे ना, तो ये जो 5 पानी के मॉलिक्यूल हैं यहां पर से रिमूव हो जाएंगे। तो इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है और ये एक एनहाइड्रस सॉल्ट में चेंज हो गया। इसका कलर क्या था, ब्लू, इसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन है। देन नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, पानी और CO2 फॉर्म हो जाता है। एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर अकर करती है। ठीक है, और इस CO2 की वजह से ही जो फ्लफीनेस आती है ना, वो आती है। ठीक है, चाहे हम बेकिंग पाउडर की बात करें या बेकिंग सोडा की बात करें, दोनों में की वजह से ही जब हम किसी भी सब्सटेंस में इनको डालते हैं ना, तो फ्लफीनेस आती है बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राइट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ टूथ इनेमल। तो हमने पढ़ा है ये जो टूथ इनेमल है हमारा किससे मिलके बना होता है, तो इसका जो नाम है ना वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो वहां पे लिखा होगा डायरेक्टली कैल्शियम फोस्फेट। दोनों ही सही है, न्यू एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है और पुरानी में ये लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों सेम है और सही है। अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट लिख के आओगे ये भी सही है, और ये लिख के आओगे ये भी सही है, बट प्रेफरेबल होगा कि ये लिख के आओ क्योंकि ये हमारी नई एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, चलो, अंडर व्हाट कंडीशंस ऑफ पीएच ये कोरोड होना शुरू हो जाता है। तो अगर पीएच हमारे मुंह का 5.5 से नीचे चला जाएगा तो दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, रीजन क्या है, टूथ डीके का, तो मैंने आपको ये पढ़ा रखा है। देखो क्या होता है, हम लोग खाना खा लेते हैं, अब हम लोग अगर ब्रश नहीं करेंगे, गार्गल नहीं करेंगे, तो जो खाने के पीसेस होते हैं वो हमारे मुंह में रह जाते हैं। बैक्टीरिया का काम क्या है, इस खाने को डिकम्पोज करना, तोड़ना, ताकि वो इजिली डाइजेस्ट हो। तो अगर खाना मुंह में रह गया तो वो तो अपना काम करेंगे ही, वो क्या करते हैं, इस खाने को डिकम्पोज करते हैं, और जब ये ऐसा करते हैं तो वो एसिड्स को रिलीज करते हैं। एसिड अगर मुंह में रिलीज हो गया तो विच मीन्स दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मुंह का पीएच कम हो जाएगा ना, एसिडिक मीडियम मिल गया है वहां पे। सो एसिड की वजह से तो कोई भी चीज कोरोड हो सकती है, तो हमारे दांत भी कोरोड होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि सड़ना शुरू हो जाएंगे, टूथ डिके शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, तो भाई रेगुलर ब्रशिंग करो, एक अच्छा टूथपेस्ट आपको यूज करना है जिसका पीएच क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ना, अच्छा बेस वो होना चाहिए, तभी तो मुंह के एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। इसके अलावा कुछ भी हम खाना खा रहे हैं तो उसके बाद हमें गार्गल करना चाहिए, सो दैट जो भी रिमेनिंग हमारे पास फूड पार्टिकल्स है मुंह में वो इजिली रिमूव हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है टू शो द रिएक्शन दैट अकर्स जब हम एल्यूमिनियम को डालते हैं किसमें, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड में। तो ये मेरा एल्यूमिनियम है, इसको मैंने सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिमूव हो गई। ठीक है, तो ये हमने कर दी इसकी बैलेंसिंग। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करता है ना, ये रिएक्शन अच्छे तरीके से देख लो, एनसीईआरटी में नहीं मेंशन्ड है। ठीक है, जब एल्यूमिनियम NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे वाटर भी होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये बना देता है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम जिंकेट वाली रिएक्शन देखी है ना, वहां पे H2O नहीं होता है, बट यहाँ पे H2O होता है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस जब हम करेंगे तो इधर पे 3H2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो गए हैं, इधर पे भी 2 आता है, ऑक्सीजन 4 हो गए हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन हो गए हैं 6। ठीक है, सो दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद बी पे आ जाते हैं, राइट द कलर ऑफ द सोल्यूशन फॉर्म्ड जब हम कॉपर ऑक्साइड को ट्रीट करते हैं विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो Cu2O है, इसकी रिएक्शन HCl के साथ होती है, तो यहाँ पे अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, कॉपर जो है क्लोराइड के साथ चला जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा सो सॉरी मैंने यहाँ पे Cu2O क्यों लिख दिया है, CuO। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी। तो अभी हमने देखा इसका कलर क्या था, ब्लैक, इसका कलर क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन होता है। ठीक है, इसका कलर ब्लूइश ग्रीन होता है, तो कलर चेंज क्या होगा, फ्रॉम ब्लैक टू ब्लूइश ग्रीन। ठीक है, चलिए जी
नेक्स्ट, अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट वर टेकन इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब एंड इनको हम हीट करते हैं, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं ट्यूब में आफ्टर सम टाइम। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स आए कहां पर से, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही तो है। अभी हमने पढ़ा, अभी हमने कहा कि फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है ना, तो उसके पास ऑलरेडी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये कहीं से उड़ के नहीं आ गए, ये इसके फॉर्मूला में ऑलरेडी थे। इट ऑलरेडी कंटेन्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एज इट इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो जैसे ही ये हीट हुए तो आपको पता है क्या होगा, जैसे ही ये हीट हुए तो ये जो हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये यहां पर से रिमूव हो गए, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट कलर चेंज क्या होगा, तो भाई हमें पता है इसका कलर होता है ग्रीन, और जब यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाते हैं तो ये व्हाइट कलर का होता है ना। अगर पूछा जाता कि इसका डीकम्पोजिशन हो जा रहा है तो कौन सा कलर होगा, तो आपको पता है फर्दर ये जब डीकम्पोज करता है, अभी हमने देखा, तो ये रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे Fe2O3 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर अटैच्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ FeSO4, तो अभी हमने देख लिया है 7 है यहाँ पे, ठीक है। देन हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट, तो ये तो अभी हमने देखा था 5H2O इसके साथ होता है, और सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 होते हैं, ये भी अभी हमने देखा था, दिस इज दी वॉशिंग सोडा, ठीक है। स्टेट हाउ इज पीओपी ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम, राइट टू यूजेस ऑफ पीओपी। तो सबसे पहली बात, पीओपी कहाँ यूज होता है, फ्रैक्चर अगर आ गया है तो टू सपोर्ट दी फ्रैक्चर्ड बोन्स हम यूज करते हैं पीओपी का। इसके अलावा वॉल रिपेयरिंग में भी हम यूज करते हैं पीओपी का, है ना। टॉयज वगैरह में भी हम इसका यूज करते हैं, तो कोई भी यूज जो आपको याद आता है आप मेंशन कर सकते हो। अब पीओपी को जिप्सम से प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो हमारे पास जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट को, इसको जब हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1.5 मॉलिक्यूल पानी का रिमूव हो जाता है और इसके पास सिर्फ आधा ही पानी का मॉलिक्यूल बचता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पीओपी, ठीक है। और जैसे ही क्या होता है, इस पीओपी को थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिल जाता है ना, थोड़ा सा भी मॉइस्चर इसको जैसे ही मिलता है तो ये वापस से किस में चेंज हो जाता है, जिप्सम में। किसमें चेंज हो जाता है, जिप्सम में, और ये जिप्सम ही हमारा सॉलिड हार्ड मास होता है। इसीलिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हम पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, ठीक है। मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिल गया तो ये बहुत ही एक्साइटेड है, इसको बहुत चुल है, जैसे ही इसको थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिलेगा ये जिप्सम में चेंज हो जाएगा सॉलिड हार्ड मास में, और फिर जो इसका एक्चुअल यूज है, इसको हम मेनली मोल्डिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, तो इसका जो एक्चुअल यूज है, एक्चुअल पर्पस है, वो तो खत्म हो गया क्योंकि ये तो जिप्सम में चेंज हो गया। तो इसीलिए हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही इसको हमेशा रखते हैं, ठीक है। दिस इज दी प्रिपरेशन रिएक्शन, और ये रिएक्शन कब लिखनी है, जब आपसे पूछा जाए कि जब हमारा पीओपी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सॉलिड हार्ड मास बना देगा, तो कौन सी रिएक्शन है, सो दिस इज दी रिएक्शन, ठीक है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एक एसिड है एक्स, टैमरिंड में, इमली में मौजूद होता है, तो हमें पता है टार्टरिक एसिड होता है ना। जब इसको मैं मिक्स करूंगी Y के साथ तो एक मिक्सचर बनेगा Z। Z को जब हम किसी डो में यानी कि आटे में डालेंगे एंड उसको हीट करेंगे तो जो केक्स हैं वो बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, बेकिंग पाउडर का। ये Y क्या होगा मेरे पास, दिस इज दी बेकिंग सोडा। हम लोगों ने पढ़ा है बेकिंग सोडा को हम डायरेक्टली केक्स में यूज नहीं करते हैं, हम इसको टार्टरिक एसिड के साथ मिलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये बेकिंग सोडा एक बेस है ना, बेस कैसे होते हैं, बिटर, कड़वे होते हैं, है ना। तो इसकी जो कड़वाहट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे एक एसिड डालना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि मेरा केक कड़वा हो, है ना, मीठा चाहिए हमको, इसीलिए इसके साथ हम ये भी डालते हैं। तो एक्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया, वाई हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इन दोनों को मिलाते हैं तो जेड बन रहा है। तो ये जेड क्या है, तो ये होगा हमारा बेकिंग पाउडर, ठीक है। ठीक है जी, समझ में आ गया। ओके, आगे क्या है, Y is prepared from common salt and helps in faster cooking, ठीक है। कॉमन नेम
कॉमन नेम हमारे पास क्या है, तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और टार्टरिक एसिड। अगर इसमें केमिकल नेम पूछा जाता तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता, बट नहीं पूछा गया है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है वाई का, यानी कि बेकिंग सोडा का, क्या होता है, NaHCO3, ठीक है। वाई कैसे प्रिपेयर होता है, तो वाई क्या है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन रिएक्शन क्या है, हमने कहा यहाँ पे हम कॉमन सॉल्ट लेते हैं, इसके साथ पानी, इसके साथ CO2 एंड NH3 अमोनिया। पूरी जो प्रिपरेशन मेथड है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें बस एक रिएक्शन ही लर्न करनी है। तो यहाँ पे NH4Cl बनता है, इसके साथ साथ NaHCO3 फॉर्म हो जाता है, ठीक है। रिएक्शन हमने यहाँ पे लिख दी है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे है, हाउ डज इट हेल्प इन मेकिंग केक्स सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो देखो होता क्या है, ये है NaHCO3, मैंने कहा इसके साथ साथ क्या है, H+ हमने यूज करा हुआ है ना। H+ कहां से आएगा, इस टार्टरिक एसिड में से आएगा। तो यहाँ पे एक तो मुझे सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे एक सॉल्ट मेरे को मिलेगा, इसके साथ साथ हमें मिलेगा H2O और CO2। अगर कोई भी मेरे पास कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होता है, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे पता है सॉल्ट, पानी और CO2 फॉर्म होता है। इस CO2 के रिलीज होने की वजह से ही जो केक्स हैं वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है। चलो, राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ माइल्ड बेस अदर देन वाई यूज्ड एज एन एंटासिड। अब हमको पता है बेकिंग सोडा को हम एंटासिड में भी यूज करते हैं, है ना। तो इसके अलावा हम किसका यूज कर सकते हैं, तो हम MgOH होल ट्वाइस, जो कि क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी यूज कर सकते हैं, है ना। और इसको इन जनरल क्या कहते हैं, तो इसको इन जनरल हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। चलो अगला, ड्यूरिंग अ केमिस्ट्री लैब सेशन स्टूडेंट्स आर टास्क्ड विद एनालाइजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ 3 अननोन सॉल्यूशन ABC, 3 है, ठीक है। इनको हमने pH मीटर दे दिया है, कुछ इंडिकेटर दे दिए हैं जैसे कि मिथाइल, ऑरेंज और लिटमस पेपर। आफ्टर मेजरिंग द pH ऑफ ईच सोल्यूशन दे रिकॉर्ड द फॉलोइंग वैल्यूज, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन करी है। इसका pH 2 है, इसका 7 है, इसका 12 है। अब क्वेश्चन क्या है, Which of these solutions will turn methyl orange red? मिथाइल ऑरेंज रेड कब टर्न होता है, एक एसिड में, ये कहां से आ गया, एक एसिड में। और एसिड के लिए pH क्या होता है, 7 से कम। किसका दिख रहा है, A का, यानी कि इसका आंसर होगा A, ठीक है। Which of these solutions is most likely to react with a metal carbonate to produce carbon dioxide gas? अभी मैंने कहा, जस्ट अभी देखिए रिएक्शन की, एक एसिड ही जब किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 गैस रिलीज होगी, है ना। यानी कि यहां भी हमारा आंसर क्या होगा, A। Which of these solutions can be used to neutralize acidic solution? एसिडिक सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना है तो मुझे बेस यूज करना पड़ेगा। बेस के लिए pH क्या होता है, 7 से ज्यादा, यानी कि मेरा आंसर क्या होगा, C होगा, ठीक है। जो B है मेरे पास वो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन है ना। ये एसिडिक है और ये क्या है, बेसिक है, ठीक है। चलो, असर्शन रीजन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। अभी देखा था, बिल्कुल ये सही चीज है। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये माइल्ड नॉन एडिबल बेसिक सॉल्ट होता है। बेसिक सॉल्ट का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, NaHCO3। देखो है तो एक्चुअल में सॉल्ट ही, पर ये बेसिक सॉल्ट क्यों है, क्योंकि ये NaOH से बना है, जो कि क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये सब हमने पढ़ा है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा तो एक बेसिक सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो रीजन क्या है, NaHCO3 माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है एंड इट इज ऑल्सो एडिबल, खाने लायक है, ठीक है। तो रीजन सही है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी तो कर रहा है, मैंने अभी यही तो बताया। इसको मैं एंटासिड में, एंटासिड क्या है, खाने की ही तो चीज है ना। जब मेरे को एसिडिटी हो रही है तो मैं एंटासिड ही खा रही हूँ, तो खाने की चीज है, तो नॉन कोरोसिव होना चाहिए। मैं NaOH को नहीं खा सकती हूँ, ठीक है। तो नॉन कोरोसिव एडिबल होना चाहिए एंड यूजुअली ये एक सॉल्ट ही होना चाहिए। वैसे तो हम MgOH2 को भी यूज कर लेते हैं, बट नॉन कोरोसिव होना चाहिए, एडिबल होना चाहिए। तो रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, A, ठीक है। असर्शन रीजन दोनों सही हैं और रीजन असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। चलो थर्ड चैप्टर पे आ जाते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेटल की रिएक्शन HCl के साथ हो रही है तो सॉल्ट बन रहा है और गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है।
अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि जब हमारे पास कॉपर की रिएक्शन हो रही है HCl के साथ तो गैस इवॉल्व हो रही है। क्या ये चीज सही है? नहीं, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि कॉपर कहाँ आता है? हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता है। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो गैस इवॉल्व करेगा ही, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। मैग्नीशियम के केस में इन्होंने लिख दिया गैस इवॉल्व नहीं होगी, ये चीज भी तो क्या है? गलत है ना। क्यों गलत है? क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, यानी कि हाइड्रोजन इवॉल्व होनी चाहिए थी। ठीक है, जिंक के केस में यस लिखा है तो बिल्कुल सही, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो कौन से कॉम्बिनेशन सही है पूछा गया था ना, तो विच मींस हमारा सेकंड और फोर्थ वाला, तो हमारा डी आंसर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलो अब एक टेबल यहाँ पे ये हमें गिवन है, ABCD 4 मेरे पास सब्सटेंसेस है, हमें आयनिक कंपाउंड को पहचानना है। तो सबसे पहली बात, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका तो कम है, तो ये रिजेक्ट हो गया पहले ही। ठीक है, इन तीनों का ज्यादा है, ठीक है, तो ये तीनों आयनिक हो सकते हैं। अब इसको देखते हैं, सॉलिड में पुअर कंडक्टिविटी है, एक्वस में अच्छी है, तो ये तो आयनिक है। ठीक है, इसका भी ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड में कंडक्टिविटी नहीं है पर एक्वस में है, तो बिल्कुल सही। डी में देखो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, सही है, सॉलिड में कंडक्टिविटी नहीं है, सही है, पर यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन में भी कंडक्टिविटी नहीं है, तो ये कैसा भाई आयनिक कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड तो आयन बनाएंगे ही एक्वस सोल्यूशन में, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो होगी ही होगी, तो ये तो गलत है, विच मींस बी और सी हमारा सही आंसर है, हेंस बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लीना है, ठीक है, नाम इस लड़की का लीना है, केमिस्ट्री लैब में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा रही है एंड प्रॉपर्टीज देख रही है किसी न्यूली डिस्कवर्ड कंपाउंड की जो कि XY है। अब जब उसने एनालिसिस करा तो उसने देखा कि जो X के एटम है उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा है, जबकि जो Y के हमारे एटम्स हैं उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा हुआ है। ठीक है जी, बेस्ड ऑन हर ऑब्जर्वेशंस कैन यू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द बॉन्ड? बिल्कुल भैया, अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है और दूसरा उसको गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बॉन्ड कैसा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा, है ना। तो बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था। अगर इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती तो जो भी हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट में, पुअर होते हैं इन सॉलिड स्टेट, ये पानी में घुल जाते हैं, केरोसिन या किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को अगर आप लोगे तो नहीं घुलेंगे, सॉलिड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इनका, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, चलो, अ टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई अ मेटल M। उन्होंने कुछ क्लूज दिए हैं, हिंट्स दी हैं, देख लेते हैं। ये जो मेटल M है इसका जो ऑक्साइड है वो HCl और NaOH दोनों के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि M4 टेरिक है। M4 टेरिक हमारे पास जिंक भी हो सकता है, लेड भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे वाली हिंट देखते हैं। ये हॉट या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, स्टीम के साथ करेगा, तो इसमें तो हमारे पास क्या आ गया? एल्यूमिनियम आ गया। जिंक भी हो सकता है ये, है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल इधर पे भी हमारे पास दो ऑप्शंस बचे, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, जिंक भी, क्योंकि हमें पता है आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक ये स्टीम के साथ ही रिएक्शन दिखाते हैं। अब इसको हम सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस करके ही ऑब्टेन कर सकते हैं, इसका जो ओर है उसका इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। तो भाई जिंक हो गया रिजेक्ट, यानी कि सिर्फ क्या बचा? एल्यूमिनियम, क्योंकि जिंक तो हमारे मिड में आ जाता है, हमको पता है ना। एल्यूमिनियम कहाँ आता है? टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में, तो उसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस से ही हम ऑब्टेन कर सकते हैं, उसके ओर के, है ना। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? एल्यूमिनियम होना चाहिए। ठीक है, तो हमने बता दिया भैया ये जो मेटल है ये एल्यूमिनियम है। अब ठीक है, आइडेंटिफाई सबसे पहले कर लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है फॉर द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद HCl एंड NaOH, यानी कि Al2O3 की रिएक्शन HCl के साथ करानी है और Al2O3 की रिएक्शन NaOH के साथ करानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो AlCl3 बन जाएगा और H2O। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा एंड हेयर इट विल बी 3। ठीक है, तो रिएक्शन हो गई बैलेंस। यहाँ पे हमें पता है सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, इसके साथ साथ यहाँ पर भी पानी रिलीज होगा, तो देख लें जरा, 4-5 ऑक्सीजन हो गए हैं, यहाँ पे भी 5। ठीक है, तो रिएक्शन हो गई है बैलेंस। What would happen if the metal is reacted with iron oxide?
ये है मेटल। अगर इसकी रिएक्शन मैंने आयरन ऑक्साइड के साथ करा दी तो आपको पता है यहाँ पे एक थर्माइट रिएक्शन होती है। एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो आयरन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। इसको हम एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो Al2O3 बनेगा प्लस आयरन रिमूव हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हीट एनर्जी काफी ज्यादा रिलीज होती है, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन। तो व्हाट वुड हैपन पूछा गया है, तो आप कहोगे दैट आयरन गेट्स डिस्प्लेस्ड एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, इसीलिए इसको हम थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम टू देयर रिस्पेक्टिव मेटल्स। व्हाई? वेयर आर दीज मेटल्स प्लेस्ड इन दी रिएक्टिविटी सीरीज? देखो, जो कार्बन है ना उसका हम यूज करते हैं, अगर मुझे जिंक ऑक्साइड को जिंक में रिड्यूस करना है तो मुझे पता है कार्बन का मैं यूज कर लेती हूं, तो यहाँ पे ये जिंक में रिड्यूस हो जाता है, ये तो मिड में आता है। पर जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, जो हाईली रिएक्टिव है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इनके ऑक्साइड को अगर मुझे इन मेटल्स में रिड्यूस कराना है तो कार्बन किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके जो हमारे पास ऑक्साइड्स है ना, ये खुद में क्या है, बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स है, ठीक है। जैसे मेरे पास अभी मैंने देखा एक रिएक्शन, ये वाली देखी, देखो यहाँ पे हमने ये वाली रिएक्शन देखी, ठीक है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम को बहुत ज्यादा प्यार है ऑक्सीजन से, ठीक है। इसको मैं एक और तरीके से समझाती हूँ आपको, मे बी इससे आपको बेटर समझ में आए। मेरे पास सोडियम है, ठीक है, ये Na+ बनाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक रिलीज करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है ना, तो ये जितने भी मेरे टॉप पे मेटल्स हैं ये सारे के सारे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। मैंने शायद इनके ऑक्साइड को बोल दिया, ये जो मेटल्स हैं ये बहुत अच्छे बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। जितने भी ये ऊपर के मेटल्स हैं ना, ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, ऑक्सीजन अपनी ओर को खींचना, ताकि दूसरे को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। तो ये जितने मेरे मेटल्स हैं अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। अगर आपको ये याद नहीं रहता है, ये याद रखो, ये जितने मेरे पास मेटल्स हैं ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं किससे, ऑक्सीजन से। दे लव ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ये खुद में बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो ये इस कार्बन को अलाउ ही नहीं करते कि भाई तू हमको रिड्यूस कर दे, कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये खुद में इतना प्यार करते हैं ऑक्सीजन से कि कार्बन आके इनका जो बॉन्ड है वो तोड़ ही नहीं पाता। अगर मेरे पास सोडियम का ऑक्साइड है, तो सोडियम मैंने कहा बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि बहुत ज्यादा प्यार करता है ऑक्सीजन से, तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। कार्बन की हिम्मत ही नहीं है कि इस बॉन्ड को आके तोड़ सके। या तो आप ये कह सकते हो, या फिर आप सिंपली क्या कह सकते हो, कार्बन सोडियम से लेस रिएक्टिव है। यहाँ पे इसको करना क्या है, अगर इसको ऑक्सीजन के साथ जाना है तो इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा सोडियम को। सोडियम तो बहुत रिएक्टिव है, तो ये डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता सोडियम को, है ना। तो आप दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हो, बेटर रिड्यूसिंग वाली प्रॉपर्टी ही रहेगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि भाई सोडियम हैज हायर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, हेंस कार्बन कैन नॉट रिड्यूस सोडियम ऑक्साइड या फिर ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स, ठीक है। समझ में आया? चलो, अब फिर क्या है, वेयर आर दीज मेटल्स प्लेस्ड? तो बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव है, तो ऑब्वियसली ये टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पे ही लाई करते हैं। इन मेटल्स को हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, तो यहां पे हमें इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराना पड़ता है इन ओर्स का। डायरेक्ट रिडक्शन से ये हमको नहीं मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमें देना है, ठीक है। सोडियम का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मेरे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है, जो कि क्या है, और है हमारे सोडियम का। तो यहां पे हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस पे क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक है एनोड, दूसरा है मेरे पास कैथोड। एनोड पे एनायन जाता है। देखो, मैं इसका मोल्टन फॉर्म लूंगी, यानी कि मेल्ट करा दूंगी। मेल्ट कराऊंगी तो मुझे पता है आयनों में अपने टूट जाएगा। तो यहाँ पे Na+ और Cl- बन गया। ये कैटायन है, वो एनायन है। कैटायन कैथोड पे जाएगा, यानी कि Na+ यहां आ जाएगा, ठीक है। एनायन एनोड पे जाएगा, तो ये Cl2 में चेंज हो जाएगा। बैलेंस कर लेते हैं, 2 क्लोरीन है ना, यहाँ पे भी 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे ऐड करने पड़ेंगे। सोडियम का आयन जो है वो सोडियम में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे
एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे भी 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये रिएक्शंस हो रही हैं। तो जो कैथोड है मेरे पास, वहां पे हमेशा मेटल का डिपोजिशन होता है। जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पढ़ते हैं, वहां पे भी हम जब कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं तो हमने देखा है ना, जो प्योर कॉपर है वो कहाँ डिपॉजिट होता है, कैथोड पे होता है। ठीक है, तो सोडियम जो है यहाँ पे मुझे मिल गया। तो इस मेथड से ये जो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम इन मेटल्स को उनके ऑक्साइड से, क्लोराइड से, किसी से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मोल्टन Al2O3 लूं, तो यहां पर इसका जब मैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करूंगी तो मुझे एल्यूमिनियम मिल जाएगा। कहां पे, कैथोड पे ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक और है, जब इसकी रिएक्शन HCl के साथ होगी तो हमें रॉटन एग स्मेल मिलेगी। रॉटन एग स्मेल होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की, यानी कि ये जो मेरा ओर है ये एक सल्फाइड ओर होगा। ठीक है, ओके, नेम द टाइप ऑफ दिस ओर, तो सल्फाइड ओर है। हाउ कैन द मेटल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स कॉन्सेंट्रेटेड ओर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड है यानी कि पहला जो हमारा प्रोसेस रहता है कि इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, वो ऑलरेडी हमने कर दी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसके बाद हम करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है, तो हम रोस्टिंग में हमें पता है हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो सल्फाइड ओर है इसको हीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमें इसका ऑक्साइड मिल जाता है ना, यही रिएक्शन होती है। तो इसको आखिरकार बैलेंस कैसे करें, तो 2 यहाँ पे लिख देते हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो कितने हो गए, 6 हो गए ना। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये आपस में ही रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे मुझे कॉपर मिल जाता है ना। ये हमारे पास रिएक्शन होती है। सल्फर कितने हो गए, ठीक है, आई थिंक इट्स डन। 4 5 6, ऑक्सीजन 2 है, सल्फर 1 है। ठीक है, सो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई। तो हमने रोस्टिंग करी तो हमको क्या मिला, हमको यहाँ पे जो मेटल है वो मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है रिडक्शन कराने की जरूरत होती नहीं है। अगर हम बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आएंगे, हम नॉर्मल हीटिंग भी करेंगे ना, तो हमको वो जो मेटल है वो मिल जाता है। हमें यहाँ पे कार्बन के साथ रिडक्शन कराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड होता है ऑक्सीजन और इस मेटल के बीच का, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जैसे सोडियम के साथ उसको नहीं हटा पा रहे थे ना, क्योंकि वहां पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पे बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं है, तो सिंपल हीटिंग पे ही ये टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो मुझे कॉपर मिला है ये इम्प्योर है ना, तो फिर हमारा स्टेप क्या होगा, रिफाइनिंग का। और कॉपर के लिए हम रिफाइनिंग कौन सी करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, है ना, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। A student added few pieces of aluminium metal to test tube A and B। ठीक है, A में है आयरन सल्फेट और B में है कॉपर सल्फेट। ठीक है, इन दोनों में मैंने एल्यूमिनियम को ऐड करा दिया, बहुत बढ़िया। फिर दूसरे पार्ट ऑफ हर एक्सपेरिमेंट में उसने क्या करा, उसने आयरन को डाला। आयरन को किस में डाला, C और D में। C में है एल्यूमिनियम सल्फेट और इसमें है कॉपर सल्फेट। ठीक है, कौन सी टेस्ट ट्यूब या टेस्ट ट्यूब्स में कलर चेंज होगा, तो कलर चेंज वही होगा जहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। सबसे पहले एल्यूमिनियम और आयरन सल्फेट है, फेरस सल्फेट है हमारे पास। ठीक है, एल्यूमिनियम इससे ज्यादा रिएक्टिव है, यस, तो यहाँ पे कलर चेंज होगा। फिर एल्यूमिनियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, यस, यहाँ पे भी कलर चेंज होगा। आयरन की रिएक्शन एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ हो गई, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आयरन कम रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, तो आयरन एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा। फिर हमने आयरन को कॉपर सल्फेट में डाल दिया, तो यस, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, डिस्प्लेस कर देगा, यहां भी कलर चेंज होगा। ठीक है, तो किस किस में होगा, हमारी ए, बी और डी वाली टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज ऑब्जर्व होगा। इस बेसिस पे कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है और क्यों, क्लियरली दिख रहा है एल्यूमिनियम मोस्ट रिएक्टिव है। क्यों, क्योंकि उसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर को भी कर दिया, पर आयरन इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया ना, हेंस एल्यूमिनियम इज द मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, चलो, राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज फ्रॉम देयर कार्बोनेट ओर। ठीक है, तो जैसे कि हम जिंक कार्बोनेट ले लेते हैं, तो हमें पता है यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन का मतलब होता है जो कार्बोनेट ओर है उसको हम इन लिमिटेड एयर हीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑक्साइड मिल जाता है, CO2 रिमूव हो जाता है।
फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेकेंड स्टेप में हम रिडक्शन कराते हैं। तो हमने कहा इसके लिए हम एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं, जैसे कि कार्बन का। तो यहाँ पे मुझे इम्प्योर मेटल मिल जाता है। फर्दर इसका मैं प्योरिफिकेशन या फिर रिफाइनिंग कर सकती हूँ। ठीक है, चल हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सल्फाइड और ऑलरेडी हमने रिएक्शन कर ली है। ठीक है, वेरियस स्टेप्स रिएक्शंस बतानी है। ठीक है, दोनों हमने कर ली है। लेबल डायग्राम हमें बनाना है फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो चलो ये देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को रिफाइनिंग और रिडक्शन में कंफ्यूजन होती है। देखो कंफ्यूजन नहीं करना है। रिफाइनिंग मतलब आप ऑलरेडी जो मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट कर चुके हो, वो इम्प्योर है, अब आप उसको प्योर में चेंज कर रहे हो। ठीक है, रिडक्शन का मतलब है कि उसके ओर से आप डायरेक्टली मेटल को ऑब्टेन कर रहे हो, और ये हमारे टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के लिए होता है। और ये जो रिफाइनिंग हम कर रहे हैं ना, ये बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के लिए हो रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने कहा 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे मेरे पास। इसको मैं एनोड ले लेती हूँ, इसको मैं कैथोड ले लेती हूँ। ठीक है, एनोड पे एनायन जाता है जो कि नेगेटिव होता है, तो ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, और केटायन पे कैथोड पे केटायन जाता है, केटायन पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, तो ये मेरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा हुआ होगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अब यहां पे आपको पता है हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे हम, तो हम एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट लेते हैं। एसिडिफाइड क्यों लेते हैं, तो कॉपर सल्फेट के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देती हूँ इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। एनोड मैंने क्या लिया हुआ है, तो मैंने इम्प्योर कॉपर लिया हुआ है। ठीक है, इसी को मुझे प्योर करना है। और कैथोड पे मैंने ऑलरेडी प्योर कॉपर लिया हुआ है। प्योर कॉपर मैंने क्यों लिया हुआ है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था डिपोजिशन हमेशा कैथोड पे जाके ही होगा। क्या आप चाहते हो कि इसको आप इम्प्योर रॉड ले लो और जो प्योर का डिपोजिशन है वो इम्प्योर के ऊपर जाके हो जाए, तो फायदा ही क्या प्योरिफिकेशन का। तो प्योर के ऊपर ही प्योर जाके डिपॉजिट होता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे ये हमारा डायग्राम है। आफ्टर द रिएक्शन क्या होता है, जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे एनोड के नीचे आके इकट्ठा हो जाती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। दीज आर द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। कुछ इम्प्योरिटीज, कुछ गंदगी ऐसी होगी जो कि इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाएगी, जो नहीं घुलेगी वो नीचे आके इकट्ठा हो जाएगी प्रेसिपिटेट के जैसे। इसी को हम एनोड मड कहते हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज ये है। ठीक है, रिएक्शन क्या होती है, तो हमारे पास जो एनोड है वो कॉपर ही तो है, तो कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ठीक है, लर्न कैसे करें, एन ऑक्स करके लर्न करो। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैट रेड। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ठीक है, कैथोड पे क्या होगा, ये आयन जो है ये यहां चला गया। ठीक है, ये जो आयन्स हैं ये कहां चले गए, इलेक्ट्रोलाइट पे। फिर ये आयन्स कहां पे आएंगे, यहां पे आएंगे, यानी कि हमारे कैथोड पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। गेन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, रिडक्शन हो गया, यानी कि है ना, होगा क्या, देखो करंट इस तरीके से फ्लो करता है, आपको पता है। तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से जाएंगे, ऐसे जाएंगे ना, यहां पर से यहां जाएंगे। जब ये आयन यहाँ पे आए तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंच गए, इन्होंने एक्सेप्ट करे और ये कॉपर में चेंज हो गया, और ये मेरा प्योर कॉपर है। ठीक है, जो भी इंप्योरिटीज हैं वो तो देखो नीचे ही इकट्ठा हो रही हैं, यहां पर तक सिर्फ प्योर कॉपर ही पहुंच रहा है। ठीक है, चलो फिर ये भी डन हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। The given reaction shows one of the processes to extract the metals like iron and manganese। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है। इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी। तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए इसको थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, तो भैया यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है ना, यानी कि ये क्या हो रहा है, रिड्यूस, इसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, एल्यूमिनियम। रिड्यूस कौन हो रहा है, MnO2। ठीक है, रीजन बताओ कि हम इस टाइप की ये जो थर्माइट रिएक्शंस हैं उनमें एल्यूमिनियम का ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है, बहुत अच्छा
बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, अभी तो आपने कहा था सोडियम भी बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम सोडियम को पोटेशियम को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अगर उनको यूज कर लेंगे तो रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक होगी कहीं आग वाग ना लग जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, क्योंकि पहली बात तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ज्यादा रिएक्टिव भी है, बट हाईली रिएक्टिव नहीं है कि अनकंट्रोल्ड रिएक्शन कुछ हो जाए यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, एक स्टूडेंट ने 4 मेटल्स लिए हैं PQRS एंड अलग अलग एक्सपेरिमेंट कराए हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखे हैं, सारे मेटल्स को हम कट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक को कट कर पा रहे हैं जो कि R है। तो आपको पता है ये सोडियम या पोटेशियम दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन्हीं को हम इजिली कट कर सकते हैं, ठीक है। जो मेटल P है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, एक ऑक्साइड बनाएगा, और ये ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगी। तो ये जो मेरे पास मेटल P है ना, वैसे यहाँ पे P2O3 लिखना चाहिए, पर छोड़ो जो भी है। तो हमारे पास यहाँ पे P एल्यूमिनियम हो सकता है ना, अभी हमने एल्यूमिनियम ही पढ़ा था, इस टाइप का ऑक्साइड बनाता है और एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। उसके बाद P जो है कोल्ड या हॉट वाटर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करा, स्टीम के साथ कर गया, विच मीन्स P डेफिनेटली मेरे पास क्या है? एल्यूमिनियम है, ठीक है। Q इट रिएक्टेड विद हॉट वाटर एंड मेटल स्टार्टेड फ्लोटिंग, तो ये मेरे पास क्या होगा? मैग्नीशियम, क्योंकि अगर ये कैल्शियम होता तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके फ्लोट कौन करता है? मैग्नीशियम, ठीक है। R वॉयलेंटली रिएक्ट करता है, तो सोडियम या पोटेशियम कुछ भी हो सकता है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। S जो है पानी के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, तो एक कॉपर भी हो सकता है ना। नीचे जो भी हमारे लेस रिएक्टिव वाले हैं उनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले, इन मेटल्स में से कौन सा जो है जिसको हमें केरोसिन के अंडर स्टोर करके रखना पड़ेगा? तो वो तो यही होता है, सोडियम या पोटेशियम, यानी कि मेटल R हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है? मेटल Q क्या है? तो मेटल Q क्या था हमारे पास? तो हमने कहा मैग्नीशियम था, है ना, तो आंसर हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम। फिर क्या है? कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना रहा है? तो अभी हमने कहा था ना, एम्फोटेरिक कौन बना रहा है? ये मेटल P बना रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? P। फिर क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव अभी मैंने देखा कौन है जिसको मैं केरोसिन के अंदर रख रही हूं, सोडियम या पोटेशियम, यानी कि R क्या होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव, और नॉट Q, दिस S तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो S लीस्ट रिएक्टिव मेरे पास होना चाहिए, है ना। तो S लीस्ट रिएक्टिव और R मोस्ट रिएक्टिव मुझे कहां दिख रहा है इसमें? तो B हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, एक असर्शन रीजन है, ऑन रिएक्टिंग विद वाटर कैल्शियम जो है फ्लोट होने लगता है, बिल्कुल सही। देन रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वॉयलेंट, बिल्कुल सही। रिएक्शन होती है जो कैल्शियम की पानी के साथ, वो उतनी वॉयलेंट नहीं होती है ना। बट क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, क्योंकि ऊपर जो असर्शन लिखा है ना कि जब हम कैल्शियम की रिएक्शन पानी के साथ कराएंगे तो ये फ्लोट करने लगेगा, उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है हाइड्रोजन बबल्स। क्या रीजन है उसका? हाइड्रोजन बबल्स रीजन है, कि जो हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म हो रहे हैं वो कैल्शियम के सरफेस के साथ चिपक जाते हैं और उसको ऊपर लेके चले जाते हैं, इसलिए वो फ्लोट करता है, ठीक है। तो इसका रीजन कुछ और है, भले ही दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। चलो, लास्ट चैप्टर पे आ जाते हैं फाइनली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन की जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड? टेट्रावेलेंसी, बिल्कुल सही। हमने कहा जो कार्बन है उसकी टेट्रावेलेंसी है, तो 4 कोई से भी एटम के साथ जुड़ सकता है ये, तो बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। आइसोमेरिज्म, यस। आइसोमर्स क्या होते हैं? हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम रहेगा, स्ट्रक्चर अलग अलग बन सकते हैं, ठीक है। फिर है एलोट्रॉपी एंड केटाइनेशन। केटाइनेशन तो बिल्कुल सही है। केटाइनेशन का मतलब क्या है? खुद के साथ लिंक करके कितनी भी लंबी चेन ये बना सकता है, तो इसकी वजह से तो बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। किसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स नहीं बन सकते हैं? विच इज एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हमारे पास कार्बन ही है बट अलग अलग फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि उसके बीच में बॉन्ड अलग अलग तरीके से बन रहा है ना। तो यहाँ पे बेसिकली उसका जो स्ट्रक्चर है, जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, इसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं। तो बहुत सारे एलोट्रॉप्स नहीं है ना, जैसे क्लास 10th में हमने कौन कौन से पढ़े हैं? हमने फुलरीन पढ़ा,
डायमंड, ग्रेफाइट। तो हमने यही 3 पढ़े, इसके अलावा भी होते हैं बट वो भी लिमिटेड है, तो उसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स नहीं बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? एलोट्रॉपी। ठीक है, चलिए होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? तो एक ऐसी सीरीज हमारे पास कंपाउंड्स की जिनका जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स हैं, एक के बाद आने वाला दूसरा, उनमें CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा, यानी कि हमारे पास 14 एटॉमिक मास यूनिट का उन दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, ठीक है, और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें ग्रेडेशन आता है, यानी कि वो बढ़ती है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। डिफरेंस क्या होता है? तो अभी हमने देख लिया, 14 एटॉमिक मास यूनिट होता है। कैसे निकालोगे? इसका 12 होता है प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 14 एटॉमिक मास यूनिट आ गया। 14U भी इसको हम सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टेट हाउ इन अ होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज वेरी। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अभी मैंने आपको बताया इंक्रीज करेंगी, जो भी मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना वो इंक्रीज करती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बन का नंबर बढ़ता है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, क्यों? क्योंकि एक होमोलॉगस सीरीज में जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है वो सेम रहता है, और जो फंक्शनल ग्रुप होता है वही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए। ठीक है, चलो एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल में बिलोंग करता है। इसको जब मैं हीट करती हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बी बनता है और इसका मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है। ठीक है, तो ए ऑब्वियसली एथेनॉल ही होगा। ठीक है, चेक भी कर लेंगे इसको, लास्ट में वेरीफाई भी करेंगे। तो ये मेरा एथेनॉल है। जब हम इसको H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो हमें पता है यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि ये एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो पानी को इसमें से निकाल देता है और यहाँ पे C2H4 बन जाता है जो कि हमारा B होगा, यानी कि इथीन। अब चेक कर लो क्या इसका मॉलिक्यूलर मास 28 है कि नहीं है। तो हम कहेंगे 2 इंटू इसका 12 होता है प्लस 4 इंटू 1 होगा, तो 24 प्लस 4 बिल्कुल सही, 28 एटॉमिक मास यूनिट ही आया। ठीक है, जो कंपाउंड बी है, ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल चेंजेस टू अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सी। तो भाई हमें पता है यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन ऐड कर रही हूं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो मुझे पता है इस रिएक्शन को मैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहती हूँ। इसके अलावा यही मेरी एडिशन रिएक्शन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे C2H6 यानी कि इथेन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? ए बी सी तीनों आइडेंटिफाई कर लिए हैं, केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी है। कंपाउंड सी का जब कंबशन होगा तो क्या होगा? C2H6 का जब कंबशन होगा तो आपको पता है CO2 और पानी यहाँ पर रिलीज होगा, इसके साथ साथ हमें हीट और लाइट एनर्जी मिलेगी। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो फ्लेम की अगर मैं बात करूं तो हमें ब्लू फ्लेम देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लीन ब्लू फ्लेम होगी, वो सूटी नहीं होगी, वहां पे सूट या फिर धुआं हमको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसके बैलेंसिंग की बात करूं तो बैलेंस में इसको कैसे कर सकती हूँ? ये कितने आ गए हमारे पास? 12 आ गए ना, तो यहाँ पे 6 लिख देती हूँ। कितने हो गए? 8 प्लस 6 यानी कि यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी। State 1 industrial application of hydrogenation reaction. This is very very important. Hydrogenation reaction जो मेरे पास है ये वाली, ठीक है, मैंने पढ़ाया था वनस्पति घी, वनस्पति ऑयल, हमने कहा था वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी। तो ये आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई आखिरकार हमारे पास हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का जो मेन यूज है, हिंट मैंने आप लोगों को दे दी है ऑलरेडी, तो आखिरकार इसका यूज कहां होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद सोडियम। ये है मेरे पास, ठीक है, ए। इसकी रिएक्शन हम करते हैं सोडियम के साथ, तो जब इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ होगी ना तो क्या होगा? तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है और कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनता है। अब इसका नाम भी क्या है ये भी आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इन दोनों में से कुछ होता है, आप दोनों में से कौन सा है मुझे बताना। या तो इसको सोडियम इथॉक्साइड कहते हैं या इसको सोडियम इथेनोएट कहते हैं। अब इन दोनों में से क्या कहते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो रिएक्शन को पहले तो बैलेंस कर लेते हैं, तो दिस विल बी द बैलेंसिंग ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्टेट द रीजन वाई कार्बन कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है।
क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यहाँ पे कोई आयनिक बॉन्ड है नहीं जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। कोवेलेंट बॉन्डिंग है जो कि उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे आयन ही नहीं बनता। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना हो रही है कि आयन बन जाएगा, आयन नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। कार्बन जो है सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड ही क्यों बनाता है, क्योंकि भैया इसकी है टेट्रावेलेंसी, है ना, इसकी है टेट्रावेलेंसी। तो अगर ये चार आयंस को चार आयंस नहीं, चार इलेक्ट्रॉन्स को अगर लूज कर ले, कैटायन बना दे, तो ये भी अनस्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि भैया इसके पास 6 प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी पहले तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, ठीक है, बहुत ही हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑलमोस्ट ये तो बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले, गेन कर ले, तो इसके पास प्रोटॉन्स तो 6 ही हैं, पर 4 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गए, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे ये भी काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है क्योंकि 6 प्रोटॉन्स के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड ऑन कर सके, तो ये भी अनस्टेबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आयन बना ही नहीं पा रहा है तो उस बेचारे के पास तो शेयरिंग का ही ऑप्शन बचता है, ठीक है। चलो, एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, इसके 2 आइसोमर हैं, ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर बनाना है। देखो इसके 2 आइसोमर क्या हो सकते हैं, एक तो जब ये O इस साइड पे आए, एक जब ये O बीच में आ जाए, तो हमें पता है यहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो हम कहेंगे एल्डिहाइड वाला है, ठीक है। जब यहां पे है तो हम इसको क्या कहते हैं, कीटोन। कीटोन हमेशा किसी बीच वाले कार्बन पे आता है, एल्डिहाइड हमेशा किसी एंड वाले कार्बन पे आता है, ठीक है। ओके, तो स्ट्रक्चर बनाने थे, हमने बना दिए। इसका नाम क्या होगा, तो ये है मेरा प्रोपेनल, ये है प्रोपेनोन, ठीक है, क्योंकि ये कीटोन है। फंक्शनल ग्रुप तो ये है एल्डिहाइड और ये क्या है, कीटोन है, ठीक है। Why are the compounds of carbon exceptionally stable? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं इतने ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि देखो जो कार्बन है ना उस बेचारे का साइज बहुत छोटा है। ये अगर उसका न्यूक्लियस है तो इसके पास 2 ही शेल्स है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो अब ये 4 एटम्स के साथ शेयरिंग कर रहा है। तो ये जो बॉन्ड है इट इज वेरी टाइटली होल्ड और इट इज वेरी टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस इसके जितने भी ये बॉन्ड बन रहे हैं ना, जितने भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको बहुत ही टाइटली ये होल्ड करता है। किस वजह से, इसके स्मॉल साइज की वजह से, ठीक है, इसके स्मॉल साइज की वजह से। इसीलिए इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली ज्यादा स्टेबल रहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, ये रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, बी बनाता है, एक गैस इवॉल्व करती है, ठीक है। तो O2 दिख गया, मुझे समझ में आ गया कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा, तो भैया CH3 CH2 COOH, यानी कि ये है प्रोपेनोइक एसिड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे तरीके से देखना, ठीक है। सोडियम के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, चलो इसको रिएक्ट कराते हैं। सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 COONA, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम इथेनोएट कहा, बहुत पिटोगे, इसका नाम होता है सोडियम प्रोपेनोएट। अच्छा, फिर तो आंसर तुम लोगों को खुद ही पता चल गया। अगर इसमें O8 आ रहा है तो जो मैंने उधर पूछा था तुम लोगों से क्वेश्चन, उसका आंसर क्या होगा, सोडियम इथॉक्साइड, है ना। तो ये सोडियम प्रोपेनोएट होगा, क्यों, क्योंकि 3 यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। तो ये क्या था, मेरा ए था, ए ने सोडियम के साथ रिएक्शन करी तो बी बन गया, ठीक है। तो ये मेरा बी है, ठीक है। कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल सी फाउंड इन बियर इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड डी बनाएगा, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा। अब यहाँ पे देखो कार्बन 5 है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड है तो इसके साथ साथ प्रोपेनॉल ले लोगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन मुझे एस्टर में दिख रहे हैं, यानी कि इसके पास ऑलरेडी कितने हैं, 3 कार्बन है, ठीक है। तो इसके साथ अब मैं क्या लूंगी, अब मैं लूंगी 2 ही कार्बन वाला अल्कोहल, यानी कि ये होगा मेरा C। क्या बन जाएगा, C2H5 COO C2H5,
ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, CH3CH2 खोल के भी लिख सकते हो, मैंने इसको कंडेंस कर दिया थोड़ा, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपको पता है पानी निकल जाता है, H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, इसका नाम क्या होगा, इथाइल प्रोपेनोएट, एंड दिस इज D। ये क्या है, एस्टर, हमारा जो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। फॉर्मूला देख लो, यही है। कार्बन कितने हैं, 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितने हैं, 5 5 10, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ठीक है। ऑन एडिशन ऑफ NaOH to A, इसमें जब मैं NaOH डाल दूंगी, NaOH इसमें मैंने डाल दिया, तो क्या होगा, देखो ये एसिड है, ये बेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे C2H5COONA बनेगा, प्लस यहाँ पे H2 रिलीज हो जाएगी, ठीक है, सॉरी H2O यहाँ पे फॉर्म होगा। तो यहाँ पे B और पानी बनेगा, तो भैया B यही था ना, B यही तो था, तो B मिला और पानी यहाँ पे रिलीज हो गया, ठीक है। D, इसकी रिएक्शन जब मैं NaOH के साथ कराऊंगी तो मुझे B और C वापस मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता है इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एस्टर बन रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है, ये सिंपली मेरी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब जो मैं रिएक्शन लिखने जा रही हूं वो क्या होती है, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। क्योंकि हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, देखो इस एस्टर की रिएक्शन करा रहे हैं एक बेस के साथ, तो हमें पता है यहाँ पे हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, जिसको हम सोप कहते हैं, इसीलिए इसको हम सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, C2H5COONA यानी कि B, इसके साथ साथ C2H5OH, यानी कि मुझे यहाँ पे C वापस ऑब्टेन हो गया, और यही लिखा था B और C हमको वापस मिल जाएंगे। तो ABCD सब हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जितनी भी रिएक्शंस थी वो भी हमने लिख दी हैं, और इन रिएक्शंस का जनरल नेम क्या है वो भी हम लोगों ने लिख दिया है, ठीक है। चलिए जी, फिर ये क्वेश्चन हो गया है, ये एडिशनल प्रैक्टिस पेपर में से लिया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। एक कार्बन कंपाउंड है P, इसके पास 6 कार्बन एटम है और 12 हाइड्रोजन, यानी कि C6H12, ठीक है। P सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, अगर हम बस ऐसे ही देखेंगे तो हमने पढ़ा है कि CnH2n ये तो होता है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, तो हम कह देंगे ये है भैया अनसैचुरेटेड, खत्म। बट आंसर यहीं पर तक नहीं है, अगर आपने ये लिखा है तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा, पूरा नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये एक एल्कीन भी हो सकता है और ये एक साइक्लोएल्केन भी तो हो सकता है। साइक्लोएल्केन का भी तो जनरल फॉर्मूला यही होता है। जब हम किसी भी साइक्लिक कंपाउंड को लिखते हैं, देखो कैसे बनाएंगे, अगर साइक्लोप्रोपेन है तो ऐसे बनती है ना साइकिल, तो हमें पता है इसके पास भी 2 ही हाइड्रोजन आ सकते हैं, इसके पास भी, इसके पास भी, तो C3H6 हो जाएगा। तो सिमिलरली C6H12 ये मेरे पास हेक्सीन भी हो सकता है, ये मेरे पास साइक्लोहेक्सेन भी तो हो सकता है ना, ऐसे भी तो इसको मैं बना सकती हूं। तो हर एक कार्बन के पास 2 और हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है, ओके। तो जस्टिफाई करना था तो हमने बता दिया कि P सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, एंड इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है तो हेक्सीन का भी बना देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड दिखा दिया, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 1 ही आएगा, और बाकी सब पे यहाँ 2 आ जाएंगे और यहाँ पे 3 आ जाएंगे, है ना। तो देख लो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। चलो उसके बाद डिस्क्राइब अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन इफ ये कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी हम कर सकते हैं, बट वो एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ पे फ्लेम टेस्ट कर दो। हमें पता है अगर मैं फ्लेम टेस्ट करूंगी तो जो भी मेरे पास सैचुरेटेड वाला है उसमें मुझे क्लीन ब्लू फ्लेम मिलेगी, जो भी अनसैचुरेटेड वाला है उसमें हमें सूटी येलो फ्लेम मिलती है, ठीक है। फिर नेम द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड ऑन बर्निंग कंपाउंड P इन एक्सेस ऑफ एयर। तो हर केस में चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो, हमको पता है CO2 और H2O ही मिलेगी जब हम एक्सेस ऑफ एयर में हीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होगा। अगर इनकम्प्लीट होगा तो आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी भी हमको ऑब्टेन होगी, ठीक है। चलो ओके, या तो वो वाला क्वेश्चन करना है या ये वाला, तो वो कर लिया है, इसको कर लेते हैं।
एक कार्बन कंपाउंड है P विच इज फाउंड टू बी न्यूट्रल व्हेन टेस्टेड विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। अ गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, यानी कि हाइड्रोजन ही होगी, रिलीज होती है जब मेटल रिएक्ट करता है इस P के साथ। हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है इसकी। जो कार्बन कंपाउंड P है इसको जब हम हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये Q बना देता है। तो देखो जी ये क्या होगा, ये एक अल्कोहल होना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल को जब मैं H2SO4 के साथ हीट करती हूं तो मुझे पता है कि मुझे एल्कीन मिल जाता है, ठीक है। तो P क्या है, अल्कोहल है, कौन सा वाला होगा, तो हम एथेनॉल ले लेते हैं। C2H5OH हमने P को ले लिया है, ठीक है। अब इन्होंने कहा जब इसकी रिएक्शन मैंने कराई किसके साथ, मेटल के साथ, तो सोडियम ले लेते हैं। तो हमने कहा C2H5ONA बना, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो गई। इसका नाम मैंने आपसे पूछा भी था, वैसे मैंने खुद ही बता दिया, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। उसके बाद इस P को जब हम हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, आपका होमवर्क है, अभी मैंने जस्ट ये रिएक्शन दिखा दी थी, ठीक है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ठीक है। तो आपको लिखना है ये, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ फ्लेम दैट Q प्रोड्यूसेस ऑन कंबशन। Q क्या है, अभी मैंने कहा कि यहाँ पे एल्कीन बनेगा ना, एल्कीन है, तो अभी मैंने बताया था, ये भी होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि हमारे पास जो Q है वो कौन सी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, एल्कीन है यानी कि अनसैचुरेटेड है, ठीक है। What is likely to be observed on heating compound P with ethanoic acid with an acid as a catalyst, ये भी आपका होमवर्क है। अभी मैंने आप लोगों को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन दिखाई थी ना, सेम वही रिएक्शन है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका भी आंसर चाहिए, ठीक है। और केमिकल इक्वेशन भी आप लोगों को लिखनी है, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज अ 4 कार्बन स्केलेटन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है। फिल इन दी हाइड्रोजन एटम्स बॉन्ड्स टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर सैचुरेटेड है तो भाई सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी है ना, हाइड्रोजन बस मुझे फिल करने हैं, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आएंगे, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। अगर मुझे अनसैचुरेटेड बनाना है तो मैं क्या करूंगी, कहीं पे डबल बॉन्ड डाल दूंगी, है ना। तो इस कार्बन के तो चारों बॉन्ड कंप्लीट, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन आ पाएंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, बना दिया, सिंपल। इफ द 4 कार्बन स्केलेटन इज ऑफ अ स्ट्रेट चेन्ड एल्कीन, ठीक है, तो 4 कार्बन लूंगी मैं और स्ट्रेट चेन में ये आने चाहिए और ये एक एल्कीन होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द पॉसिबल कंपाउंड। तो यहाँ पे 2 पॉसिबल कंपाउंड्स हैं, एक तो जब डबल बॉन्ड यहाँ पे है, दूसरा जब डबल बॉन्ड बीच पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 1 ही आएगा, यहाँ पे 2 आएंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 आएंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे 3 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीटेड है, 1 ही आएगा, यहाँ पे भी 1 ही आएगा, यहाँ पे 3 आएंगे। देखो फॉर्मूला क्या होगा, C4H8, दोनों का वही है ना, 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी 3 4 5 6 7 8, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1 प्रोपीन या प्रोप 1 इन, और ये होगा 2 प्रोपीन, सॉरी प्रोपीन क्यों कहेंगे इसको, इसको हम ब्यूटीन कहेंगे, 4 है ना, सो सॉरी। तो 1 ब्यूटीन और इसको क्या कह देंगे हम, 2 ब्यूटीन, ठीक है। तब से पढ़ा रही हूँ, बोले जा रही हूँ तो कुछ ना कुछ गलत बोल दे रही हूँ, तो अगर मैंने कुछ और भी गलत बोला होगा ना मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो ये होगा 1 ब्यूटीन क्योंकि 4 कार्बन है, और ये होगा 2 ब्यूटीन क्योंकि 4 कार्बन है और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने लिख दिया, चलो आगे देखते हैं क्या है। अगर 4 कार्बन स्केलेटन स्ट्रेट चेन एल्काइन का होगा, एल्काइन का मतलब, अब ट्रिपल बॉन्ड हम ले लेंगे, हाउ मेनी कार्बन एटम्स में नॉट बी बॉन्डेड टू एनी हाइड्रोजन एटम। अब यहां पे भी तो 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं ना, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है। देखो यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, एक ही बात है, क्योंकि इसी को हम फर्स्ट पोजीशन कंसिडर करेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे ले लोगे ना तो इसी को फर्स्ट पोजीशन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 आ गए, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, यहाँ पे 3। हाउ मेनी कार्बन एटम्स में नॉट बी बॉन्डेड टू एनी हाइड्रोजन। तो इस केस में जब हम 1 ब्यूटाइन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम 2 ब्यूटाइन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा कार्बन है जो किसी हाइड्रोजन से बॉन्डेड नहीं है, यहाँ पे 2 ऐसे कार्बन है जो किसी हाइड्रोजन से बॉन्डेड नहीं है। कितने हाइड्रोजन एटम है,
तो भाई यहाँ पे हमें पता है C4H6 फॉर्मूला होता है, और काउंट करेंगे तभी भी हमें 6 ही हाइड्रोजन दिखेंगे। तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 6 हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2024 के सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सब्सटेंस सी को हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज करते हैं। 2 कार्बन एटम इसके पास है, और जब मैं एक ही रिएक्शन कराती हूँ विद एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट बाय एसिडिफिकेशन, तो मुझको सी मिलता है। तो मैं समझ गई हूँ वैसे तो, है ना। ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन किसका करते हैं हम? अल्कोहल का करते हैं, ठीक है। अल्कोहल का करते हैं तो उस केस में हमको क्या मिल जाता है? उस केस में हमको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसका जो मिसयूज है उसको प्रिवेंट कराने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसमें मेथनॉल, बेंजीन या फिर पिरीडीन ऐड कर देते हैं। नाउ हम इसको क्यों ऐड करते हैं तो वो समझो। इसको इसलिए ऐड करते हैं ना क्योंकि इससे वो खराब हो जाता है। एथेनॉल को हम पी सकते हैं, ठीक है, अल्कोहल है उसको हम पी सकते हैं। अब अगर हम इंडस्ट्रीज में ऐसे ही उसको रख दे तो लोग तो पी लें, खत्म कर दे, है ना। तो हम ऐसे सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं सो दैट क्या हो? इसका मिस यूज प्रिवेंट हो, कोई पी ही ना पाए, ठीक है। चलो, तो ए क्या है मेरे पास? अल्कोहल ही है। कौन सा वाला होगा? वैसे ये भी समझ ही गए होंगे, ये एथेनॉल ही होगा, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे एथेनोइक एसिड हमको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, F is formed on heating A in presence of concentrated sulfuric acid, तो ये क्या होगा? इथीन होगा, ठीक है। अगर रिएक्शंस प्रैक्टिस करी है ना, खुद से समझ में आ रहा होगा। F की रिएक्शन, इथीन की रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन के साथ करा दूं तो क्या मिलेगा? इथेन मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है। IUPAC नेम मुझे देना है A और F का, ओके। A क्या है? तो A हमने कहा एथेनॉल है, तो लिख दिया। F क्या है? तो मैंने अभी देखा कि इथीन है ना। रिएक्शन भी एक बार मैं करके दिखा देती हूं आपको। C2H5OH। अब यहाँ पे अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 जब आप लेते हो तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है? C, यानी कि मुझे यहाँ पे एथेनोइक एसिड मिलता है, ठीक है। चलो, फिर हमने कहा यही A को जब मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर रही हूं तो C2H4 मिल रहा है और यहाँ पे H2O रिमूव हो रहा है, और ये क्या था? अभी हमने कहा ये F था। F को हीट कराओगे तो फिर C2H6 मिल जाएगा। सॉरी, F की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराओगे तो आपको C2H6 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने IUPAC नेम तो लिख दिया। केमिकल रिएक्शन हमें दिखानी है A2C A2F, तो दिखा तो दी A2C A2F, ठीक है। ये क्या है? A ही है हमारा, ठीक है, विच इज एथेनॉल। Then name the chemical reactions which occur in step 2 and 5. 2 and 5. 2 पे क्या हो रहा है? 2 पे क्या हो रहा है? 2 पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। 2 पे क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। और 5 पे क्या हो रहा है? तो अभी मैंने बताया था, या तो ये एडिशन रिएक्शन है, इसके अलावा एक और कहते हैं, क्या है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ठीक है। तो कमेंट करके मेरे को बताना। उसके बाद आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दीज स्टेप्स। अगर हम ए को उसके नेक्स्ट होमोलॉग से रिप्लेस कर देंगे, ए क्या है? एथेनॉल है। अगर एथेनॉल के बदले उसका दूसरा होमोलॉग, इसके बाद क्या आएगा? एथेनॉल के बाद प्रोपेनॉल आएगा ना। प्रोपेनॉल से अगर मैं रिप्लेस कर दूंगी तो भाई यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रोपीन बन जाएगा। बस, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन एंड रीजन का। तो सोप्स जो हैं वो सूटेबल नहीं है फॉर वॉशिंग पर्पस जब पानी हार्ड है। बिल्कुल सही। हमें पता है हार्ड वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट होते हैं, है ना, जिसकी वजह से ये बना देते हैं स्कम, एंड हेंस हम सोप को यूज नहीं करते हैं हार्ड वाटर में, डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है। सोप्स हैव रिलेटिवली वीक क्लेंजिंग एक्शन, ये भी चीज सही है। बट क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं। तो हमारा बी आंसर होगा। देखो, असर्शन को रीजन एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि रीजन तो अभी मैंने आपको बताया ना। सोप्स को हम हार्ड वाटर में इसीलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन होता है, जिसकी वजह से क्या बनता है? स्कम बनता है, ठीक है। तो ये जो हमने रीजन लिखा है ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसका रीजन कुछ और है, ठीक है। तो दोनों ही सही है पर रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो बी हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं खत्म। आई होप यार हर एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और कार्बन आयनाइड्स कंपाउंड्स वाले में तो मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराए हैं। कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं ना
3-4 ही पूछे, ज्यादा नहीं पूछे, उनके क्या आंसर है टाइम स्टैम्प को मेंशन करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या डाउट्स है, क्या क्वेरीज है, नेक्स्ट लेक्चर कौन से टॉपिक पे चाहिए है, क्या चाहिए है, सब कुछ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो दैट इज इट, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, बाय बाय।